उम्र के 29वें पड़ाव में 28वां मेरा उम्र का जो 29वां जो पड़ाव है, 29वें पड़ाव को मैं आज पार कर चुका हूँ और 29वें पड़ाव को पार करने के बाद आज मैं 30वें उम्र के 30वें पड़ाव पर पहुँचने वाला हूँ। आज मेरा जन्मदिन है। सुबह से ही मेरे शुभचिंतकों, मेरे मित्रों का लगातार मैसेज आ रहा है। लोग फ़ोन कर मुझे विश कर रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। आज मैं मेरे मित्रों के साथ, मेरे शुभचिंतकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और इसके साथ साथ मैं उनका भी जो आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो मेरे निंदक हैं या हमेशा मेरी निंदा करते हैं, उनके द्वारा निंदा किए जाने के चलते ही आज कहीं ना कहीं मैं निखरा हूँ और पत्रकारिता में मैंने एक मुकाम हासिल किया है। तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं उम्र का 29वां पड़ाव पार कर चुका हूँ और 30वें पड़ाव पर हूँ। ऐसे में मैंने सोचा कि जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे मित्र हैं, जिन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है। जब मैंने पहले मैं वोकल टीवी का रिपोर्टर हुआ करता था, उस दौरान भी दर्शकों का मुझे भरपूर प्यार मिला था। मैंने कई तरह के न्यूज़ चैनलों में काम किया है, अखबार में भी काम किया है। उस दौरान भी जो मेरे दर्शक थे या मेरे पाठक थे, उनका प्यार मुझे बराबर मिलता रहा था। लेकिन इसके बाद मैंने आज से करीब लगभग 6 महीने पहले मैंने डिसीजन लिया, कि निर्णय लिया कि मैं मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला हूं। और मैंने लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के नाम से मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल चालू किया। उस यूट्यूब चैनल को भी मेरे दर्शकों का खूब ज़्यादा प्यार मिला। आज लगभग मेरे 5000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और दर्शक, मैं जब भी कोई समाचार डालता हूं तो दर्शक मेरी खबरों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उस खबरों को मेरे दर्शक देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज मेरे दर्शकों के चलते मेरा लोकल टीवी और मैं इस स्थान पर हूं। तो इसके लिए आप मेरे ऊपर मेरे जो स्नेह है, जो प्यार है, बरकरार रखिए, बनाकर रखिए। अब मेरे जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। आज कोई खबर को लेकर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, कोई खबर के विषय में जानकारी नहीं दूंगा। मैं मेरे निजी जीवन के विषय में कुछ रोचक जानकारियां मेरे दर्शकों को देना चाहूँगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने जब 12th पास किया तो 12th पास करने के बाद उस दौरान मेरे 51% आए थे और लगभग 51% आने के बाद मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। उस दौरान जब जो रायपुर के जो तमाम जो इंजीनियरिंग संस्थान होते हैं, वहाँ पर जाकर हमने जब पता लगाया तो सभी ने कहा कि उस समय होता था PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसमें लगभग आपका तीनों में ओवरऑल मिलाकर 50% के आसपास, मतलब लगभग उसमें जो उस समय दायरा तय किया गया था वो दायरा होना चाहिए। उस दायरे में जो मेरा अंक था, जितना अंक मैंने 12th में अर्जित किया था, वो अंक उस दायरे में नहीं आ पा रहा था। ऐसे में सभी ने मना कर दिया कि हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। मैंने करीब 6 से 7, 8, 9, 10 कॉलेज के चक्कर भी काटे। मेरे साथ जो मेरे पिताश्री थे, श्रीमान नेहरू प्रसाद तिवारी, हमेशा मेरे पिता ने मुझे सपोर्ट किया है। कोई भी परिस्थिति रहे, चाहे विपरीत परिस्थिति रहे या विषम परिस्थिति रहे, मेरे पिता हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। जिस दौरान मेरे 12th में मेरे परसेंट कम हो गए, तो हालांकि जो हमारी मम्मी थी, श्रीमती संजुक्ता तिवारी, उन्होंने मुझे थोड़ा सा डांटा था या मेरे ऊपर नाराज़ भी हुई थी कि तुम पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करने के चलते आज ये स्थिति में आ गए हो। लेकिन मेरे पिता ने मुझे कभी कहीं पे ना कभी डांटा, ना कभी मेरे पिता ने मुझे कुछ कहा। हमेशा मेरे पिता मेरे साथ खड़े रहे। इसके बाद फिर मैंने मेरे घर में ये कहा कि मैं दोबारा 12वीं करना चाहता हूँ, श्रेणी सुधार करना चाहता हूँ। उस दौरान मैं 12वीं में फिर से मैंने प्राइवेट करने का सोचा और एक रायपुर के कोचिंग सेंटर में मैंने ज्वाइनिंग किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, घर से मुझे बराबर पैसा मिलता था, तो ये कह सकता हूँ कि मैं एकदम ज़्यादा लापरवाह हो गया था। आपको बता दूं मैं कि उस दौरान मैंने एक डंगिया में कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन किया था। मेरे माता पिता ने उसमें भी हामी भरा और मेरे पिता ने वहाँ जाकर एडमिशन करवा दिया। एडमिशन करवाए जाने के बाद मेरा जब वहाँ पर एडमिशन हुआ और मैं ट्यूशन से आता था, ट्यूशन से आने के बाद वही पुराना ढर्रा, फिर मैं घर में सोता था,
घर में सोने के बाद फिर मैं वही जो रायपुर में जो नई पिक्चर लगती थी, नई पिक्चर जाता था, होटल में जाना, इधर ऊपर नीचे खाना, घूमना, खाना पीना, रहना, सोना, सिर्फ मेरा रूटीन ये रहता था। मुझे समय पे घर से पैसे भी मिल जाते थे और पैसे मिलने के दौरान मैं एकदम लापरवाह हो गया था, या कभी मैंने गंभीरता नहीं दिखाई। उस गंभीरता नहीं दिखाने का ये परिणाम रहा कि मैंने जब दूसरी बार जब मैंने पेपर दिया और पेपर दिए जाने के बाद ये स्थिति रही कि लगभग मेरा 55 के आसपास मेरे परसेंट 12th में बने, मतलब 4% ज़्यादा बने। उस दौरान मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। अंतिम में मुझे भी दुख हुआ कि नहीं, मैंने गलत किया। यदि मैं गंभीरता से पढ़ाई लिखाई करता, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करता, तो शायद आज मेरे परसेंट सुधर जाते। इसके बाद परिस्थितियाँ ये हुई, 55% आए जाने के बाद अब तो आप 12वीं दो बार आप कर चुके थे, 12वीं दोबारा आप कर भी नहीं सकते, श्रेणी सुधार आप कर नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन 2 ही बार का होता था। तो ऐसे में फिर मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं करीब 15 दिनों तक रायपुर में ही रहा। रायपुर में 15 दिनों तक रहने के बाद जो मेरे पिता थे, जैसे कि मैंने बताया था उनका नाम, पिता से मेरी बातचीत हुई। मेरे पिता से बातचीत होने के बाद उन्होंने ये कहा कि अब तुमको क्या करना है तुम डिसाइड कर लो। पापा ने मुझे ये कहा था। और उन्होंने जब दोबारा भी जब श्रेणी सुधार के दौरान भी मेरे परसेंट कम आए तो उन्होंने मुझे किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं किया, या उन्होंने डांटा भी नहीं, या मेरे पिता ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। फिर मैं रायपुर में ही रहा। रायपुर में रहने के दौरान फिर मैंने कहा कि BBA, पापा मैं ये सोचता हूँ पापा कि मैं BCA कर लेता हूँ, BCA में बहुत अच्छा होता है, ऐसा वैसा करके मैंने मेरे पिताजी को फ़ोन किया। पापा ने एक ही बार में हामी भर दिया और उसके बाद फिर पापा पहुंच गया मेरे साथ। उन्होंने मेरा मैथ्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। वहाँ पर करीब मैं 8-10 दिन तक मैंने पढ़ाई किया। पढ़ाई किए जाने के दौरान वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि मुझे काला जो इंग्लिश रहता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। मैं पीछे की सीट में बैठा करता था। उस दौरान एक मेरा मित्र भी हुआ करता था मैथ्स यूनिवर्सिटी में, अंकित अग्रवाल, और मुझे काफ़ी सपोर्ट करता था, कहता था कि रवि तुम कर सकते हो, तुम्हें करना चाहिए रवि, ये अच्छा कोर्स है, चलो मिलकर पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे काफ़ी सपोर्ट करता था। या ये कह सकते हैं कि जब मेरे अंदर ये कह सकते हैं कि मतलब जब मैं अंदर से टूटना शुरू हो जाता था तो अंकित मुझे एक हौसला देता था कि नहीं तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा। अंकित के कहने पर मैं करीब 10 से 15 दिन तक मैं कॉलेज गया। जब मुझे कुछ चीज़ें सब समझ में नहीं आई तो मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा ये मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर पापा ने कहा कि यार तू क्या करना चाहता है, तू क्लियर कर। फिर मैं 7-8 दिन तक घर में रहा। फिर मैंने पापा से कहा नहीं पापा मैं CA करना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा तू CA करना चाहता है, तेरे को CA के विषय में कोई जानकारी है, कुछ तेरे को पता है? तो मैंने कहा कुछ पता तो नहीं है, लेकिन मेरा एक मित्र है देवभोग में, मेरे ही क्लासमेट था, सूरज साडा, जो भी वर्तमान में किराना का व्यवसायी है। सूरज साडा से मेरी बातचीत हुई थी। तो मैंने कहा था कि पापा मैंने सूरज साडा से बातचीत किया है, मैं करना चाहता हूँ और मैं कर दूँगा। उन्होंने कहा था ठीक है मैं तैयार हूँ। पापा ने उसके लिए भी हामी भरा। पापा ने कभी मेरी बातों को हमेशा मेरी बात का सम्मान करते रहे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, विषम परिस्थिति रहे या कोई भी परिस्थिति रहे, हमेशा मुझे उन्होंने साथ दिया। इसके बाद फिर मैं CA करने के लिए पापा ने मेरा एडमिशन करवा दिया। इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि IPCC करके एक एग्ज़ाम होता है, इसमें CPT करके एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को जब आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद फिर जो उसका सेकंड स्टेप होता है IPCC, उसमें आपको जाना होता है। पापा ने वहाँ मेरा एडमिशन करवा दिया। वहाँ करीब 8-10 दिन 15 दिन में पढ़ता रहा। पढ़ने के दौरान वहाँ पर वो चीज़ें फिर से हुई, मुझे समझ नहीं आया। मुझे वहाँ पर भी अजीब सा महसूस होने लगा, ये लगा कि मैं यहाँ पे बंद गया हूँ या नहीं कर पाऊँगा। फिर से मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगा। मम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। पापा भी उस दौरान पापा ने भी कहा कि बेटा तो तुम क्या करना चाहते हो बेटा, एक बार फाइनल कर लो। फिर मैं करीब घर में रहा। उस दौरान मैं मतलब मेरा जो लक्ष्य था, मैंने कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं किया था। मैं आज के युवाओं को, ये स्टोरी आज के युवाओं के लिए है। यदि आप 12th के बाद कुछ करना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य निर्धारण कीजिए और लक्ष्य निर्धारण करने के बाद आप आगे बढ़िए, तब आप जीवन में सफल हो पाएंगे। मैंने मेरा लक्ष्य निर्धारण नहीं किया था, जिसके चलते मैं लगातार भटक रहा था। कोई मुझे कहता था कि आप PSC की तैयारी कर लो तो मैं उसकी बातों में दौड़ता था। कोई मुझे कहता था आप CA कर लो, मैं उसकी बातों में दौड़ता था। कोई बोलता था मुझे आप BCA कर लो, मैं उसकी बातों में दौड़ता था। कोई बोलता था आप कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, मैं उसकी बातों में दौड़ता था। अंततः जब मैं 3-4 जगह में जब असफल हो गया,
असफल होने के बाद उस दौरान मैं रायपुर में ही बैठा रहा। मम्मी पापा बहुत ज़्यादा दुखी थे कि अब बेटा क्या करने वाला है, आखिर बेटा क्या करेगा, क्योंकि मम्मी पापा चाहते थे कि मैं शुरू से इंजीनियर बनूं, उनकी सोच थी। लेकिन मेरे परसेंट कम आने के चलते मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, और यदि मेरे परसेंट भी अच्छे आते तो शायद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाता और वहाँ से वापस आ जाता, क्योंकि मैंने एक लक्ष्य निर्धारण नहीं किया था कि मुझे जीवन में क्या करना है। उस दौरान एक रायपुर में एक मेरी एक रिश्तेदार है, एक मेरी मौसी है, आकांक्षा दुबे, श्रीमती आकांक्षा दुबे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो विभाध्यक्ष थी, HOD थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एक अग्रसेन कॉलेज, पुरानी बस्ती में अग्रसेन कॉलेज अभी है, वहाँ पर एक कोर्स BGMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन, ये पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अब आप पत्रकारिता की पढ़ाई करो। उन्होंने उस दौरान अब मैंने वहाँ पर उनके कहने पर एडमिशन लिया, पढ़ाई करता रहा। उसके बाद पत्रकारिता की पढ़ाई मुझे इतनी ज़्यादा भा गई, पत्रकारिता की पढ़ाई मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं कॉलेज भी जाता रहा, पढ़ाई लिखाई में मैंने इंटरेस्ट भी लिया और पूरा कोर्स वहाँ पर कंप्लीट किया। उस दौरान मैंने रायपुर में भी 3, 4, 5 चैनलों में काम किया। मैंने हरिभूमि अखबार में भी एज अ बिजनेस रिपोर्टर के रूप में काम किया। वहाँ के भी जो सीनियर थे वो मुझे सीख देते चले गए कि आपको जीवन में क्या करना है। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ से रायपुर गया था पढ़ाई करने के लिए, तो मैं उस दौरान किराए में रहा करता था। मैं टिगरापारा में किराए में रहा करता था। उस दौरान जो यहाँ की जो मेरी मामी है, मतलब मेरी जो बड़ी मामी है श्रीमती रितु मिश्रा, और उनके कहने पर मैं उनके जो फूफा जी हैं श्रीमान कौशल किशोर मिश्रा जी, उनके जो प्रेस है तरुण छत्ती का प्रेस, वहाँ पर जाकर मैं शिफ्ट हुआ। वहाँ पर मैंने श्रेणी सुधार की पढ़ाई भी की, और वहाँ पर पढ़ाई के दौरान मैं 12th में फिर से असफल हो गया। इसके बाद ये समय था कि मेरी जो पत्रकारिता की जो पढ़ाई, ये कह सकते हैं कि मेरा जो पत्रकारिता का पहला स्कूल है तरुण छत्ती का प्रेस है, वहाँ पे एक संपादक हुआ करते थे श्रीमान ये कह सकते हैं कि प्रकाश शर्मा जी। ये मेरे पत्रकारिता के पहले गुरु हैं। प्रकाश शर्मा जी मुझे जो चैनलों में जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलता था, चैनलों में ब्रेकिंग न्यूज़ चलने के दौरान जो चीज़ें होती थी, जो ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी, उसे कहते थे कि बेटा तुम इसको कागज़ में नोट करो। मैं कोरा कागज़ और पेन लेकर उसे नोट किया करता था और उसे अपनी भाषा में बनाता था। इस दौरान करीब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का जो समय है, समय निकलता गया। इसके बाद मैंने अखबार में लिखना शुरू किया, अखबार के लिए लिखना शुरू किया। अखबार में लिखना शुरू करने के बाद करीब 1 साल के बाद वहाँ पर जो एक SMBC इनसाइट करके एक चैनल था, जो उसके जो स्टेट हेड थे उस दौरान योगेश मिश्रा जी उसके स्टेट हेड हुआ करते थे। योगेश मिश्रा जी के साथ मैंने जुड़कर काम किया। वो भी मुझे मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा करते थे या बड़े बड़े नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा करते थे, और उस दौरान भेजने के बाद योगेश मिश्रा जी ने भी मुझे गाइड किया, मुझे मार्गदर्शन दिया कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में जो कौशल किशोर मिश्रा जी हैं, उनकी जो भूमिका मेरे जीवन में अहम रही है। उन्होंने बाकायदा मुझे जिस तरह से तरुण छत्तीसगढ़ प्रेस में जो वहाँ का जो माहौल दिया, तरुण छत्तीसगढ़ प्रेस की जो मैनेजर हैं आदरणीय नरेंद्र चौहान जी, उनका भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हैं। और सपोर्ट करने के दौरान वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बिल्कुल मेरे अनुकूल थी, और वहाँ पर पढ़ लिख कर मैं आगे बढ़ता चला गया। और उस दौरान मैंने जैसा कि आपको बताया कि अखबारों में भी काम किया, न्यूज़ चैनलों में भी काम किया। न्यूज़ चैनल अखबार में काम करने के दौरान आज मैं लगभग मान के चलिए मेरा 12 से 13 साल का पत्रकारिता का सफ़र हो चुका है। आज इस सफ़र में, इस मुकाम में, इस पड़ाव तक मैं पहुँचा हूँ। अब इसके बाद देवभोग आने के बाद भी मैं लगातार मेहनत करता गया। इस दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी कि जिस व्यक्ति से मेरा अच्छा संबंध भी था, व्यक्ति भी मेरा विरोधी था, व्यक्ति भी मेरे पीठ पीछे बातें किया करता था और मुझे फंसाने की कोशिशें भी हुई। लेकिन कहते हैं ना कि यदि आप सत्य हैं, यदि आप बिल्कुल सही हैं, तो सत्य में जयते। अंतिम में जो सही व्यक्ति रहता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं बच के निकल जाता है। ऊपर वाला भी उसका साथ देते हैं, ऊपर वाला भी उसके ऊपर आशीर्वाद हाथ रखते हैं, ऊपर वाले भी उसको आशीर्वाद देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऊपर वाले ने मुझे साथ दिया और सत्यमेव जयते जो कहा जाता है बिल्कुल सही भी होता है। और मैं उस जो चीज़ें थी, विपरीत परिस्थितियाँ थी, वहाँ से मैं बच के निकल गया। आज मैंने जैसा कि आपको बताया था, उम्र का 29वां पड़ाव मैं आज पार कर रहा हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी जो
मेरा जो विवाह है, मेरा विवाह भी संपन्न हो चुका है। जो मेरी धर्मपत्नी का नाम है श्रीमती राखी तिवारी है, और मेरा एक लगभग 11 महीने का जो बच्चा है स्वरांश तिवारी, वो भी काफ़ी क्यूट बच्चा है। उसका फ़ोटो भी मेरे लोकल टीवी के स्क्रीन पर देखेंगे। अब मैं विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन विक्की को। मैं आपको, विक्की का नाम, पूरा नाम है विक्की का, नरेंद्र साहू विक्की का पूरा नाम है। विक्की एक ऐसा शख्स है कि मेरे साथ 24 घंटा विक्की हर परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में, हर परिस्थिति में विक्की मेरे साथ खड़ा रहता है। विक्की को मैं यदि कहूँ कि विक्की आज रिपोर्टिंग करने जाना है, जी भैया, विक्की मेरे लॉज का मैनेजर भी है। विक्की मेरे लॉज के मैनेजर के कामकाज के साथ ही मेरे घर का बिल्कुल एक सदस्य जैसा हो चुका है। आज कोई भी परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, कोई भी परेशानी हो, मैं विक्की को अपना छोटा भाई समझ के विक्की को डांटता हूँ, चमकाता हूँ या डांट डपट भी करता हूँ। बिल्कुल उसका इतना ध्यान भी रखता हूँ, उसका इतना ख्याल भी रखता हूँ। हर परिस्थिति में विक्की मेरे साथ खड़े रहता है। इसके साथ ही जो मेरे वेल्डिंग के कर्मचारी हैं, उनका भी बराबर सहयोग, बराबर प्यार मेरे साथ मिलते रहता है। और एक कर्मचारी है महेश हरपाल, वो भी काफ़ी मेरा सम्मान करता है मेरे घर में। इसके साथ ही मेरा एक छोटा भाई है अभिषेक तिवारी, वो भी अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही जो मेरी सिस्टर है नेहा तिवारी, और हमारे जो दामाद हैं दिव्य रंजन महापात्र, ये भी काफ़ी अच्छे नेचर के, और हमारे जो 2 भांजे भी हैं। इस तरह एक मेरा छोटा सा परिवार है और काफ़ी क्यूट परिवार है। तो मेरे ये वीडियो को मेरे दर्शकों तक पहुंचाने का मतलब ये है कि कभी भी आप अपने आप को धोखा देने का प्रयास मत कीजिए। आप हमेशा ये सोचिए कि जब मुझे कोई चीज़ मेरे माँ बाप ने करने के लिए भेजा है, या मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाई करवाने के लिए भेजा है, तो हर चीज़ को ईमानदारी से आप निभाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये, हालांकि आज मैं व्यापार, एक बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। कहीं ना कहीं मैं लोगों से मैंने परिचय बढ़ा लिया, लोगों के बीच में लोग मुझे भी जानते हैं। मुझे लगता है कि एक छोटा सा पत्रकार के रूप में समाज के बीच में मैंने अपना इस नाम स्थापित कर लिया है। लेकिन आप लोग, मेरे युवा भाइयों बहनों, आप लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा गंभीरता से लेकर, सबसे पहले तो 12th के बाद आप अपने आप को फिक्स कर लीजिए, एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आपको किस ओर आगे बढ़ना है और आपको कौन सा रास्ता चयन करना है। आप उसी रास्ते को पकड़कर लगातार आगे बढ़ते चलिए। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए। निश्चित तौर पर एक दिन आप सफलता के जो शिखर होता है उस शिखर तक पहुंच जाएंगे। और अब बिल्कुल कहते हैं ना कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी मन से मेहनत करे तो पूरी कायनात उसे उस तक पहुंचाने में जुट जाती है। तो बिल्कुल आप लोगों को इस तरह की परिस्थितियों,